So good morning class. Today we are starting with 7.9 रेड डेटा बुक. अभी रेड डेटा मतलब क्या होता है? रेड कलर किसका होता है? खतरे का होता है ना? Professor Ahmed explains about the red data book to the children. He tells them that red data book is the source book which keeps the record of all the endangered animals and plants. तो वो रेड डेटा बुक में जिसका भी डेटा होगा वो सारे जानवर और प्लांट्स जो हैं वो एंडेंजर है, मतलब वो ख़तरे में हैं, इसीलिए रेड डेटा बुक है उसका नाम. रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली. पूरी दुनिया में उसको मेंटेन किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ टाइगर्स कम है तो रेड डेटा बुक में टाइगर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. फिर तुलसी के प्लांट कम है तो रेड डेटा बुक में तुलसी के प्लांट ऐड हो जाएंगे. फिर पाकिस्तान में बकरियाँ कम है तो बकरियां जो है वो ऐड हो जाएगी रेड डेटा बुक में. इस तरह से इंटरनेशनली पूरी दुनिया में डेटा लेके मेंटेन किया जाता है. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स द रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट होना. अभी आपने देखा था कोरोना में कुछ लोग यहाँ से अपने गांव वापस चले गए थे, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम धंधा नहीं था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे, तो सोच रहे थे अपने गांव चले जाते हैं, फैमिली के साथ में वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि बहुत जने फैमिली को छोड़ के आए होते हैं यहाँ काम की तलाश में, तो वापस फैमिली में पहुँच जाते हैं, राइट. द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी. एक्सकर्शन पार्टी मतलब जो कुछ खोजने निकले थे, तो ये बच्चे लोग और प्रोफेसर ने सब निकले थे ना जंगल में कुछ ना कुछ स्टडी करने के लिए. फिर वो अंदर डीप जंगल में पहुंच जाते हैं. दे सिट नियर द तवा रिजर्वर फॉर रिलैक्स फॉर सम टाइम. पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. माधवजी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स. दिस बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम अदर पार्ट्स. दिस बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी देखो क्या होता है कि वो लोग थक गए जंगल में तो एक नदी किनारे बैठ गए, राइट. तो वहाँ पर कुछ बर्ड्स दिखे उनको नए नए. तो माधव जी जो उनके साथ में गाइड था उसने बताया कि ये बर्ड्स जो है ना माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. अपने यहाँ पर देखो खूब सुरखा पक्षी आते हैं, है ना. एक सीज़न होती है. अभी देखो हम लोग तो कहीं पर भी जाते हैं तो एरोप्लेन में जाएंगे, है ना, तो एरोप्लेन को रास्ता पता होता है, राइट. अभी दुबई से कुछ बर्ड्स आएंगे, समुंदर के रास्ते ही आते हैं. पुराने ज़माने में लोग किसी को चिट्ठी भेजते थे तो किस में भेजते थे? हाँ, तो बर्ड्स को थोड़ी ना रास्ता पता था. तो कितने समझदार होते होंगे वो बर्ड्स कि भाई एक राजा ने चिट्ठी लिखी है दूसरे राजा को, तो वो उसी राजा के महल के ऊपर जाके बैठ जाएगा और वो चिट्ठी निकाल के पढ़ के वापस कुछ लिख के देगा, तो वापस लेके अपने राजा के पास ले आएगा. तो बर्ड्स क्यों जाते थे? क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता था. आसमान में कौन पकड़ने जाएगा उनको, है ना. और जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक कुछ नहीं लड़ेंगे. हम तो यहाँ से ऐसे ऐसे होके जाना पड़ता है रास्ते में. वहाँ तो सीधा पहुँच गए, शॉर्ट डिस्टेंस. तो बर्ड्स को ये आइडिया होती है. आपका अगर कोई पालतू पक्षी हो ना तो उसको एक डब्बे में बंद कर दो, राइट. हम लोग कैसे खेलते हैं आंध्रा पट्टा, फिर टच करने की कोशिश करते हैं. तो हमारा तो देखा हुआ जगह होता है ना. यहीं पर हमने देखी हुई जगह जो होती है, टेप हमारी तो देखी हुई जगह होती है, फिर भी पट्टी बांध लेते तो हम ऐसे ऐसे चलते हैं. बर्ड को अगर आप किसी एक डब्बे में बंद कर दो, पूरा पैक हो डब्बा, खाली एक छोटी सी एयर जा सके ताकि वो मर न जाए, इसके लिए उसको बंद कर दो और अपने घर से कहीं और दूर लेके जाओ किसी और देश में, और फिर वहाँ पर उसको छुट्टा आज़ाद कर दो, तो वो सीधा उड़ के वापस अपने घर पे पहुँच जाता है. तो वो कैसे पहुँच गया? उसने तो रास्ता ही नहीं देखा कि कौन से रास्ते से हम उसको ले गए थे. फिर भी वो पहुँच जाता है ना. तो उसको दिशा का ज्ञान होता है कि भाई सूरज यहाँ से उगता है, राइट, यहाँ पर सेट होता है, और मेरे घर के पास जब मैं होता हूँ तो सूरज
यहाँ पर होता है, राइट। तो वो सूरज के निशानी के ऊपर से उड़ के वापस अपने घर पर पहुँच सकता है, राइट। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं ना, अभी देखो इंडिया में बहुत गर्मी पड़ने लगी तो ये बर्ड्स यहाँ से चले जाएंगे। कौन सी जगह जाएंगे? जहाँ पर ठंडी होगी, राइट। वहाँ पर अपने अंडे रखेंगे, बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे, फिर जैसे ही वहाँ पर गर्मी शुरू होगी तो बच्चों समेत यहाँ इंडिया में आ जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ का इंडिया का वेदर जो है ठंडा हो गया। जब यहाँ बढ़ जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भाग आएंगे, कि उनको टिकट ने प्लेन में तो आना नहीं है कि कोई रोकेगा, राइट। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स एज the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach other land areas are known as migratory birds and purely learned in chapter 7. अभी हर बर्ड जो होता है वो माइग्रेटरी बर्ड नहीं होता है। जो भी बर्ड उड़ सकता है ना, सबकी उड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। चिड़िया को देखना, उड़ के वापस यहाँ बैठेगी, फिर उड़ के वहाँ बैठेगी, फिर उड़ के कंटिन्यूसली नहीं उड़ सकती। कबूतर जो है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जा सकता है, चिड़िया नहीं जा सकती। चिड़िया को बीच में स्टॉप करते 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 जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पंख छोटे होते, इतना ज़्यादा नहीं उड़ सकती वो, राइट। कबूतर जो है वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक कंटिन्यूसली थोड़ा उड़ सकता है। मोर को आपने उड़ते हुए देखा है? एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, फिर नीचे गिरेगा, फिर दूसरे पेड़ पे, वो भी कंटिन्यूसली नहीं उड़ सकता, राइट। तो सबकी उड़ने की कैपेसिटी अलग होती है। तो जो लोग एक देश से दूसरे देश में उड़ के आते हैं तो 20-20, 25-25 घंटे तक कंटिन्यूसली उड़ना पड़ता है। तो ऐसे पक्षी सब नहीं होते हैं, कोई कोई पक्षी ऐसा होता है जो 20 घंटे कंटिन्यूसली उड़ सकता है। आपने देखा होगा ईगल कितने आकाश में कितने ऊंचे तक जाता है, और वहाँ पर तो पंख भी नहीं फैलाता अपने, एकदम आकाश में ऊपर में जाके उसके पंख सीधे ही रहते हैं, फिर भी वो उड़ता रहता है हवा में। बाकी कोई भी पक्षी होता है ना, वो पंख ऐसे कर रखेगा नहीं, उसको फैलाना ही पड़ता है। थोड़ा ही 1-2 सेकंड के लिए रखेगा, फिर वापस फैलाएगा, क्योंकि थक जाएगा ना। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं सैटरडे को, कितनी देर करते हैं, फिर थक जाते हैं। तो बर्ड, अगर वो बर्ड ऐसे नहीं करेगा तो गिरेगा नीचे, तो कंटिन्यूसली उसको ऐसे ऐसे करता ही रहना पड़ेगा। तो उसके अंदर कितनी ताकत होगी, तो समझ लो 25 घंटे तक अगर उसको ऐसे ऐसे करते रहना है, मतलब पूरा दिन हो गया हमारा, तो 25 घंटे कोई कर सकता है, राइट। तो ऐसे बर्ड ही होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड। वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने अंडे रखते हैं। तो जहाँ पर भी उनको सेंस होती है, वहाँ पर ठंडा एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पर जाएंगे, रहेंगे, बच्चे देंगे, बड़े होंगे तो वापस लेके अपनी जगह पर आ जाएंगे। Recycling of paper. Professor Emmett draws attention to the children to another cause of deforestation. He tells them that if it takes 17 full-grown trees to make 1 ton of paper. अभी 17 पेड़ जो होते हैं ना, आपको पता है पेड़ के में से हम बुक्स जो रीड कर रहे हैं या लिख रहे हैं पेपर पे, वो पेपर बनता किस में से है? पेड़ में से, है ना। तो 17 बड़े बड़े पेड़ कट जाएंगे 1000 किलो पेपर बनाने में। एक 1000 किलो पेपर बनाना है तो 17 बड़े पेड़ कट जाएंगे। Therefore we should save the paper. इसीलिए बोलते हैं कि देखो हम लोग क्या करते हैं कि 6 स्टैंडर्ड में है, आधी बुक्स भर गई, अभी ठीक है उसको रद्दी में जाने दो, नेक्स्ट 8 स्टैंडर्ड में नई बुक्स लेंगे। तो जो ब्लैंक पेज बच गया उसका क्या करोगे आप? ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? नहीं, वो पेज फाड़ लो और उसको नेक्स्ट ईयर किसी और बुक में यूज़ कर सकते हो, होमवर्क बुक में, रफ बुक में, राइट। तो पेपर हमेशा बचाना चाहिए। तो जब हम पेपर बचाते हैं तो हम पेपर नहीं बचा रहे हैं, हम पैसे भी बचा रहे हैं और पेड़ भी बचा रहे हैं, और पेड़ बच रहा है तो हमारा इन्वायरमेंट भी बच रहा है, ठीक है। तो नौरे बैठे होते हैं ना क्लास में, पेपर फाड़ फाड़ के प्लेन मत बनाना, क्योंकि आप ऐसा करते हो तो वास्तव में इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हो, राइट।
Therefore, we should save the paper. Professor Amos tells them that paper can be recycled 5 to 7 times for use. आप लोगों ने कभी सोचा वो रद्दी वाला बुक्स ले जाता है, फिर वो करता क्या है, लिखी हुई बुक्स का वो क्या करेगा, उसको थोड़ी ना पढ़ना है तुम्हारी बुक में से, तो वो क्या करेगा, हाँ, एक बड़ी सी टंकी में केमिकल डाल देंगे और ये सारे पन्ने हमने जो लिखे हैं ना इंक वाले चेक किए हुए, वो सब डाल देगा उसमें, तो पेपर में से इंक जो है ना वो सब पानी में केमिकल में आ जाएगी और पेपर ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्लैंक इंक का कलर तो उसमें आ ही जाएगा, एकदम वाइट नहीं रहेगा, राइट। तो फिर वो पेपर में से इंक निकल जाएगी, उसमें वो प्रोसेस करेंगे और फिर उसमें से ब्लैंक बुक बनेगी, राइट। फिर वही बुक आपके पास आएगी, आप फिर उसमें लिखोगे। ऐसे एक पेपर को हम 7 से 8 बार रिसाइकल कर सकते हैं, फिर वो पेपर की क्वालिटी एकदम ख़राब हो जाएगी। अभी देखो मार्केट में आप ख़रीदने जाओगे तो 25-30 रुपए की एक बुक आएगी और 10-12 रुपए की भी वही बुक आएगी 200 पेज की, लेकिन दोनों की क्वांटिटी में, क्वालिटी में फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा, एक नया पेड़ काट के बनाई होगी इसलिए महंगी होगी, और दूसरी सस्ती वाली होगी वो रिसाइकल की हुए पेपर में से होगी, है ना। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should save, reuse and use paper, recycle it. By this we not only save the trees but also save energy and water needed for the manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. तो जब हम लोग दिन में सिर्फ एक पेपर बचाएंगे ना, तो एक साल में हम बहुत सारे पेड़ बचा सकते हैं। और पेड़ बचेगा तो क्या होगा, पेड़ बचेगा तो एनवायरनमेंट बचेगी, पानी बचेगा, सब कुछ बचेगा। रीफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अभी रीफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, पेड़ उगाना। तो जब हम रोज़ पेड़ उगाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब आजू बाजू में जंगल जैसा हो जाएगा, पेड़ ही पेड़ उगाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, बारिश आने लगेगी, गर्मी कम पड़ने लगेगी, तो कितना मज़ा आएगा हमें, है ना। देखो आप लोग कहीं पिकनिक पे जाते हो तो क्या होता है, नदी जैसा बह रहा होता है पानी, वहाँ पर पेड़ उगे हुए होते हैं, पक्षियों की आवाज़ आती है, गाड़ियाँ बाड़ियाँ की कोई आवाज़ नहीं आती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और मज़े से घर से जो नाश्ता लेके गए थे, थोड़ी देर खेलने के बाद थक के वो खाना खाओगे और रेस्ट करोगे तो कितना मज़ा आएगा। क्यों, क्योंकि वो नेचर ऐसा है, वहाँ पर शांत है, पानी की आवाज़ है, ठंडक है और पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई देती है। तो जब हम पेड़ उगाए देंगे तो हमारे घर के पास भी वही सब हो जाएगा। तो पिकनिक के लिए एक दिन जाते हैं तो इतना मज़ा आता है, तो जब रोज़ ऐसी जगह पर रहेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो इसको करने के सिर्फ एक ही रास्ता है कि पेड़ उगाओ काटने के जगह। तो गार्डन में क्यों जाते हैं हम खेलने के लिए, क्योंकि गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, और पेड़ होते हैं तो गर्मी नहीं लगती है, और पक्षियों की आवाज़ आती है, बटरफ्लाई आते हैं, फूल उगे हुए होते तो उसकी खुशबू आती है, तो ऐसा वातावरण तो सबको अच्छा लगेगा। Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be the same species which we found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it reestablishes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. This is aimed at prevention and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. तो इंडिया में तो कायदा भी है, कानून भी है कि अगर आप पेड़ काटोगे, जंगल में जो रिजर्व्ड एरिया है उसके पेड़ काटोगे तो आपके ऊपर केस होगा और आपको जेल में भी बंद कर देंगे। क्यों,
क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पर आप पेड़ काट नहीं सकते। फिर भी आप पेड़ काटोगे तो फिर फॉरेस्ट लॉ आपको कानून लगेगा। आफ्टर some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. अब जैसे जैसे शाम होने लगी, माधव जी ने बोला चलो अभी वापस चलते हैं, क्योंकि रात में जंगल में ठहरना खतरे वाला काम है। क्योंकि जानवर थोड़ी ना समझता है कुछ कि आप बच्चे हो, आपको नहीं खाना चाहिए, आप तो यहाँ पढ़ाई करने आए थे सिर्फ जंगल की, आप हमें नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे। जानवर तो इंसान को देख के ही सीधा झपट के खा लेगा पेट भर के। हाँ, कितना मज़ा आया, आज तो यूनिफॉर्म वाले बच्चे खाए मैंने, है ना। सो जंगल में ज़्यादा रखना अच्छी बात नहीं है। ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और रिटर्न होते हुए माधव जी का थैंक यू किया सबने, प्रोफेसर अहमद ने और बच्चों ने, कि आपने इतनी सारी जंगल की बातें हमको बताई। राइट, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, नया चैप्टर शुरू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड